हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। इस इंटरेस्टिंग टॉपिक का नाम है गिफ्ट रिसीव्ड इज टैक्सेबल और नॉट। हम में से बहुत से लोग होंगे जिन्हें आमतौर पे गिफ्ट रिसीव होते हैं और हमें क्या पता है कि ये टैक्सेबल है या नहीं। क्या गिफ्ट रिसीव पे टैक्स लगता है और लगता है तो कितना, और अगर हम इसे नहीं टैक्स पे करते हैं तो क्या पेनल्टी है। इनकम टैक्स एक्ट ये कहता है कि अगर आपको कोई गिफ्ट मिला, वो एग्जेम्प्ट है तो आप उसे डिस्क्लोज मत कीजिए। अगर वो एग्जेम्प्ट नहीं है, टैक्सेबल है, तो कंपलसरी है कि उसे आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न में डिस्क्लोज करें। और अगर डिस्क्लोज नहीं करते हैं तो वो आपकी अनडिस्क्लोज इनकम मानी जाएगी और उस पर पेनल्टी ये है कि आपने जितनी इनकम छुपाई है उस पर जो टैक्स बनना था उस टैक्स का 50% से लेके 200% तक का पेनल्टी आपको पे करना पड़ जाएगा। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आमतौर पर जो हम अपने रिलेटिव से, नॉन रिलेटिव से जो गिफ्ट रिसीव कर रहे हैं तो क्या वो टैक्सेबल हैं या नहीं, उन्हें रिटर्न में दिखाना है तो कहाँ पर। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इनकम टैक्स रिटर्न ये कहता है कि गिफ्ट, समझ लीजिए कि गिफ्ट क्या होता है। अब गिफ्ट की बात करते हैं। गिफ्ट का मतलब हम 2 पॉइंट्स में समझते हैं। नंबर 1, कोई एक पर्सन अपनी इच्छा से अपनी कोई आइटम, प्रॉपर्टी, कैश किसी दूसरे पर्सन को बिना किसी कंसिडरेशन के उसकी स्वीकृति के साथ, लेने वाले की स्वीकृति के साथ दे देता है तो वो गिफ्ट माना जाएगा। यानी मैंने किसी को अपनी चीज फ्री में दे दी और कहा ये लो, उसने भी हंस के ले ली, तो वो गिफ्ट है। दूसरा, इनकम टैक्स एक्ट ये कहता है कि अगर आप किसी को कोई भी गिफ्ट दे रहे हैं, बदले में आप ये कहें कि मैं अगर कंसिडरेशन ले लेता हूँ जो पर्याप्त नहीं है, फॉर एग्जाम्पल 100 रुपये की आप चीज़ दें और बदले में कहें कि 10-20 रुपये ले लेते हैं, गिफ्ट नहीं होगा, एक तरह की परचेज हो जाएगी और अगर टैक्सेबल गिफ्ट हुआ तो गिफ्ट के ऊपर एक जो इनकम टैक्स बच जाएगा। लेकिन इनकम टैक्स एक्ट ये कहता है कि अगर आपने किसी से कोई चीज़ रिसीव की और उसके बदले आपने पर्याप्त मूल्य नहीं चुकाया जो आपका डिस्काउंट वैल्यू है, यानी कि फॉर एग्जांपल 100 रुपये की चीज़ 10 रुपये देकर आप ले रहे हैं और आप कहें कि गिफ्ट नहीं है, परचेज की है, तो वो 90 रुपये भी इनकम टैक्स एक्ट आपकी इनकम मान के टैक्सेबल कर देगा। तो 2 कंडीशन, एक तो बिल्कुल फ्री में दे दिया और एक बदले में पूरी वैल्यू नहीं ली। ये डिस्कशन हम आगे करेंगे। अब आइटम, प्रॉपर्टी वगैरह में गिफ्ट में क्या क्या आता है। आप कैश गिफ्ट कर सकते हैं, आप मूवेबल प्रॉपर्टी गिफ्ट कर सकते हैं, आप इमूवेबल प्रॉपर्टी गिफ्ट कर सकते हैं। कैश तो सबको क्लियर होगा। मूवेबल में एक संपत्ति जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जाई जा सके। मूवेबल के एग्जाम्पल्स हैं जैसे कोई व्हीकल हो गया, ज्वेलरी है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स फॉर एग्जाम्पल शेयर, सिक्योरिटी, बॉन्ड्स एक्सेट्रास हैं। साथ ही आपकी कोई महंगी पिक्चर्स हैं, ड्राइंग्स हैं, स्कल्पचर्स हैं, ये सब आपके जो है मूवेबल प्रॉपर्टीज़ में आते हैं। इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ में आते हैं आपके लैंड और बिल्डिंग। तो इनमें से आप कोई भी चीज़ बिना किसी कंसिडरेशन के या अपर्याप्त कंसिडरेशन के किसी को अपनी एक्सेप्टेंस के साथ और उसके एक्सेप्टेंस से गिफ्ट कर रहे हैं, दे रहे हैं, तो वो गिफ्ट है इनकम टैक्स एक्ट की पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बात आती है कि एग्जेम्प्टेड जो गिफ्ट है उनके बारे में बता दीजिए कि कौन से गिफ्ट जो मुझे मिलता है एग्जेम्प्ट है और कौन सा टैक्सेबल है, बता देते हैं। देखिए, अगर आपको आपका कोई रिलेटिव गिफ्ट करता है तो वो एग्जेम्प्ट है, आपको उस पर टैक्स देने की ज़रूरत नहीं। बैंक में कैश आ रहा है, कैश मिल रहा है, मूवेबल मिल रहा है, इमूवेबल मिल रहा है, रख लीजिए, हम उस पर टैक्स नहीं लेंगे अगर वो आपका रिलेटिव है देने वाला। अब रिलेटिव कौन होते हैं, ये भी उसने एक लिमिट लगाई है। रिलेटिव्स में रिलेशन है जैसे हस्बैंड वाइफ का, ब्रदर सिस्टर का। अब हस्बैंड वाइफ के जो ब्रदर सिस्टर हैं, ब्रदर सिस्टर के जो हस्बैंड वाइफ है, ऐसे ही एक पर्सन के
असेंडेंट डिसेंडेंट यानी कि पूर्वज और वंशज, जैसे माँ बाप, दादा दादी, बेटा बेटी और आगे पोता पोती, इस तरह से स्पाउस यानी जीवन साथी के भी असेंडेंट और डिसेंडेंट। अब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के जो मेंबर्स हैं वो भी आपस में रिलेटिव्स ही काउंट होते हैं। तो ये है रिलेटिव्स। इनसे अगर आपको कोई आइटम मिलती है, आपको टैक्स नहीं देना, बेफिक्र रहिए। सेकंड थिंग क्या है, अगर आपको वसीयत से मिलता है अमाउंट, कोई भी गिफ्ट आप रख लीजिए, नॉन टैक्सेबल है। आपको अपनी शादी पे मिलता है, चाहे वो रिलेटिव से मिलता है चाहे नॉन रिलेटिव से मिलता है, आप रख लीजिए, नॉन टैक्सेबल। लिस्ट बना लीजिए कि इतना रिलेटिव से था, इतना नॉन रिलेटिव से था। अगर किसी को मान लीजिए किसी लोकल अथॉरिटी से, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से, मेडिकल इंस्टीट्यूशन से, या जैसे कि ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनसे कोई पुरस्कार या कोई अमाउंट मिलती है या कोई आइटम मिलती है, प्रॉपर्टी मिलती है, तो वो भी टैक्सेबल नहीं है, एग्जेम्प्ट है। अब कोई मरता हुआ इंसान अगर किसी के पास कोई अपनी आइटम, प्रॉपर्टी, कैश छोड़ता है और ये कहता है कि मैं इच्छा से इसे देना चाहता हूँ, चाहे वो रिलेटिव नहीं है, तो वो दे सकता है, वो टैक्सेबल नहीं है। यानी कि जो रिसीव कर रहा है उसको उस इनकम पे टैक्स देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब बात करते हैं फिर टैक्स लगता किस पे है। टैक्स अगर रिलेटिव से नहीं है आपका गिफ्ट, नॉन रिलेटिव से है, तो टैक्सेबल है। अब यहाँ पे इनकम टैक्स कहता है कि मैं छोटी सी राहत देना चाहता हूँ। अगर आपका नॉन रिलेटिव, फॉर एग्जाम्पल कोई फ्रेंड है, वो आपको 50,000 रुपये तक का एक साल में, बात एक साल की है, एक साल के अंदर 50,000 रुपये तक का टोटल है कैश प्लस मूवेबल अमाउंट या कोई प्रॉपर्टी 50,000 रुपये तक की देता है, तो आपको उस पर भी टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एक मेरे 3 फ्रेंड है, मान लीजिए एक फ्रेंड है, उसने कहा कि 20,000 कैश रख ले, एक फ्रेंड ने कहा 20,000 की ज्वेलरी रख ले, गिफ्ट है। मैंने भी हंस के रख ली, ठीक है भाई, तो 40,000 हो गया, 50,000 से कम, मुझे टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर वो ज्वेलरी 20 की जगह 40 की होती, 20,000 कैश प्लस 40,000 ज्वेलरी बन जाता 60,000, हो जाता 50,000 से ज़्यादा, तो टैक्स क्या मैं 10,000 पे दूंगा या 60,000 पे? टैक्स आपको 60,000 पे देना है। जी हाँ, अगर 50,000 से लिमिट क्रॉस होती है तो जितना टोटल अमाउंट कैश प्लस मूवेबल का बनेगा उस पर आपको टोटल पे टैक्स देना पड़ेगा, और टोटल 60,000 आपकी इनकम मानी जाएगी। अब मान लीजिए तीसरा फ्रेंड आ गया, वो मुझे ये कहता है कि मेरे पास 80,000 रुपये की स्टैम्प वैल्यू जिस प्रॉपर्टी की है इमूवेबल, वो तू रख ले एज ए गिफ्ट। अब कंपैरिजन किससे करेंगे? इमूवेबल का 50,000 से, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू का वो 50,000 से ज़्यादा है। अब 50,000 से ज़्यादा है तो सिंपल सी बात है, नॉन रिलेटिव है, 50,000 से ज़्यादा की चीज़ दे रहा है तो टैक्स लगेगा पूरी की पूरी 80,000 पे। अब हम टोटल करते हैं। अब मान लीजिए तीनों फ्रेंड एक साथ एक साल में दे रहे हैं। एक ने कहा 20,000 कैश, एक ने कहा 20,000 ज्वेलरी। मैंने कहा ओहो ठीक है, 50,000 से नीचे है, 40 का 40 ले लेता हूँ, टैक्स भी नहीं लगेगा। अब फ्रेंड आ गया, उसने कहा कि ये ले 40,000 रुपये की स्टैम्प ड्यूटी की एसेट प्रॉपर्टी मेरी, गिफ्ट इमूवेबल। अब मैंने कहा ये 40,000 की है तो इसको भी टोटल करता हूँ, 40 प्लस 40 80,000। ओहो ये 50 से ज़्यादा हो गया, पूरे 80 पे टैक्स भरूंगा। तो इनकम टैक्स एक्ट कहता है कैश और मूवेबल को ऐड करो, इमूवेबल को ऐड मत करो। इमूवेबल को अलग कंपैरिजन करेंगे 50,000 से। कैश और मूवेबल आपका कितना है? 50,000 से कम है, 40,000 है ना, उसको रखो, वो एग्जाम्प्ट हो गया। अब इमूवेबल का कंपैरिजन करो, वो 50,000 से ज़्यादा है, हाँ नहीं 40,000 का है, तो चलो ठीक है फिर वो भी एग्जाम्प्ट, वो भी रख लो। तो वही हैप्पी न्यूज़ ये हो गई कि टोटल 80 होने पर भी कैश और मूवेबल अलग एग्जाम्प्ट हो गए, इमूवेबल अलग एग्जाम्प्ट हो गया। चलो ठीक है, ये गुड न्यूज़ बन गई। अब बात आती है कि हमारे पास नॉन रिलेटिव्स का ये हो गया क्लियर हमें। अब इसमें भी एक क्वेश्चन ये आता है कि अगर हम नॉन रिलेटिव से कोई आइटम लेते हैं और बदले में कोई अमाउंट दे देते हैं, फॉर एग्जांपल अगर 80,000 रुपये कोई मुझे प्रॉपर्टी दे रहा है मूवेबल और कैश, तो मैं उसको बदले में अगर कुछ अमाउंट दे दूँ, क्या जो है कोई आइटम दे दूँ 10,000 20,000 रुपये की, तो वो परचेज बन गई।
तो मोर देन 50,000 होने पर मेरा गिफ्ट कैलकुलेट तो नहीं करोगे ना। तो इनकम टैक्स एक्ट ये कहता है कि देखो आपने 80,000 रुपये की आइटम ली, ठीक है, जिसमें कैश है नहीं है, 80,000 रुपये का कैश प्लस मूवेबल है आपके पास, किसी फ्रेंड ने दे दिया, मोर देन 50,000 है, टैक्सेबल है। लेकिन आप ये कहते हो कि मैंने इसके लिए 20,000 दिए हैं, तो ठीक है 20,000 आपने दिए, 80,000 में से 20,000 लेस करो, कितना बनता है 60,000 ना। 60,000 आपने पे नहीं किया, वो आपका इनकम बना लो। क्यों? क्योंकि वो 50,000 से ज़्यादा है। जो गैप होगा उसका कंपैरिजन इनकम टैक्स एक्ट करेगा 50,000 से। अब मान लीजिए फ्रेंड्स ने मुझे क्या किया, 60,000 रुपये का कैश और मूवेबल प्रॉपर्टी गिफ्ट किया। 60,000 रुपये का है, 50,000 रुपये से ज़्यादा का है। मैंने कहा ओह ये तो मेरा गिफ्ट बन गया, मुझे टैक्स देना पड़ेगा। मैंने कहा कि मैंने बदले में उनको 20,000 रुपये दे दिए हैं, अब ये मेरी परचेज बनी? इनकम टैक्स एक्ट क्या कह रहा है? नहीं, परचेज नहीं बनेगी। जो आपने 60,000 की चीज 20,000 रुपये दे के खरीदी है, तो जो बचा हुआ 40,000 है वो आपका गिफ्ट है। मैंने कहा ठीक है, अब इस 40,000 पे लोगे टैक्स। अब इनकम टैक्स एक्ट कहता है 40,000 को पहले कंपैरिजन तो करो 50,000 से, कम है या ज़्यादा। 50,000 से कम है तो भैया रख लो, ठीक है, एग्जाम्प्ट हो गया। तो 60,000 की चीज एग्जाम्प्ट हो गई आपके 20,000 देते ही। तो ये वाला जो है मूवेबल गुड्स और कैश के लिए। अब नेक्स्ट वो एक इमूवेबल के लिए जो है थोड़ा सा अलग रूल है। इमूवेबल में क्या कहा गया, मान लीजिए किसी ने आपको 1,00,000 रुपए की स्टैम्प वैल्यू की इमूवेबल प्रॉपर्टी गिफ्ट करी, और आप क्या कहोगे 50,000 से ज़्यादा है, नॉन रिलेटिव है, तो मुझे तो टैक्स देना पड़ेगा। रिलेटिव होता तो टैक्स नहीं देना पड़ता। अब नॉन रिलेटिव है, 50,000 से ज़्यादा की चीज़ दे रहा है, ना मना करूँ तो नुकसान है, लेता हूँ तो टैक्स देना पड़ेगा। मैं क्या करता हूँ 20,000 रुपये दे देता हूँ उसे और 1,00,000 की चीज़ मिल जाएगी। तो इनकम टैक्स एक्ट कहता है भूल गए 80,000 रुपये, 80,000 रुपये जो बचेगा वो तो आपका गिफ्ट मान लूँगा। हमने कहा ओहो 80,000 रुपये और वो भी 50,000 से ज़्यादा है, तो वो तो मेरा टैक्स बन गया 80,000 रुपये पे। तो वो कहता है चलो एक थोड़ा सा वो करते हैं, आप ना कंपैरिजन क्या करो, जो आपने 20,000 रुपये दिए हैं ना, उस 20,000 का 105% करो। मैंने कहा चलो ठीक है 105% कर लिया, बन गया 21,000। हाँ मैं 21,000 दे दूँ? हाँ, अगर 105% कर लो, आपने 20,000 दिए, उसका 105% करो, बना क्या 21,000। इस 21,000 से कंपैरिजन करो आप अपनी स्टैम्प वैल्यू का, जो प्रॉपर्टी ली है। भाई वो तो 1,00,000 की थी, 1,00,000 की थी, 1,00,000 में से 21,000 घटाओ, वो कहता है 79,000। तो 79,000 भी 50,000 से ज़्यादा है। भाई वो अगर 50,000 से ज़्यादा है तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, पूरा का पूरा जो 80,000 है उस पर टैक्स दो। अच्छा ठीक है। अब वो ये कहता है कि प्रॉपर्टी जो थी वो 1,00,000 की नहीं, अगर 1,00,000 की नहीं थी, वो 50,000 रुपये की थी, तो चलो ठीक है 50,000 की प्रॉपर्टी थी, आपने कितने भरे? मैंने भरे 20,000 रुपये। तो 20,000 आपने भरे, उसका 105% करो, कितना बन गया 21,000 रुपये। तो अगर आपने 21,000 भरे तो फिर आपका गैप कितना आया वैल्यू के साथ जी, वो आ गया जी 29,000 रुपये। 29,000 रुपये तो कितने से कम है ये? 50,000 से कम है। हाँ जी 50,000 से कम है, तो 50,000 से कम है तो ये एग्जाम्प्ट है आपका। स्टैम्प वैल्यू का डिफरेंस निकाला जाएगा कंसिडरेशन के 105% से, और अगर ये 50,000 से कम है तो एग्जाम्प्ट हो गई एसेट, और अगर 50,000 से ज़्यादा है तो पूरा का पूरा डिफरेंस स्टैम्प वैल्यू का और कंसिडरेशन का, 105 का नहीं, कंसिडरेशन का पूरा डिफरेंस ही आपका टैक्सेबल हो जाएगा। अब बात करते हैं कि ये तो चलो मुझे समझ आ गई कि गिफ्ट क्या होता है, ये भी समझ आ गया कि एग्जाम्प्ट कौन कौन से होंगे, रिलेटिव से मिल गया, शादी पे मिल गया, वसीयत से मिल गया, या और कंडीशन जो आपने बताई उस पर मिल गया तो मेरा एग्जाम्प्ट हो गया। साथ ही आपने बताया नॉन रिलेटिव से मिल गया तो वो 50,000 रुपये तक का है, तो ठीक है, और कैसे कैसे कैश और मूवेबल का टोटल करूँगा, इमूवेबल को मैं अलग से कैलकुलेट करूँगा। चलो वो भी चीज़ें मुझे समझ आ गई। तो क्या इन सब के लिए कोई एग्रीमेंट की ज़रूरत है? तो हम उन्हें कहेंगे कि देखिए एग्रीमेंट जो है वो गिफ्ट डीड के नाम से होता है। इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट के अनुसार ये कहा गया है कि अगर आप कोई अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी किसी को गिफ्ट करते हैं तो उसका रजिस्ट्रेशन यानी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी कराना बहुत ज़रूरी है, कंपलसरी है।
100 रुपये से ऊपर की स्टैम्प वैल्यू होती। यानी कि इमूवेबल को तो आपको जो है गिफ्ट डीड बनानी ही पड़ेगी किसी को गिफ्ट देने के लिए। तो मूवेबल के केस में देखिए, मूवेबल के केस में आप बना भी सकते हैं और नहीं भी बना सकते, लेकिन उस केस में मूवेबल एसेट की डिलीवरी होनी कंपलसरी है, साथ ही साथ लेने वाले की एक्सेप्टेंस होनी भी जरूरी है। ये दो चीजें जो होंगी तभी गिफ्ट वैलिड होगा। अगर आप किसी को गिफ्ट दे रहे हैं, उसकी एक्सेप्टेंस नहीं है, तो गिफ्ट वैलिड नहीं है। आपने दिया और दूसरे ने नहीं लिया तो वो गिफ्ट नहीं कहलाएगा। तो गिफ्ट डीड के जो है बेनिफिट्स बता दीजिए। देखिए, कंपलसरी तो इमूवेबल प्रॉपर्टी केस में हो गया, मोर देन 100 रुपीज की स्टैम्प वैल्यू पे। अब बात करते हैं मूवेबल के, अगर करा लेते हैं तो क्या क्या बेनिफिट्स हैं। अगर किसी मूवेबल प्रॉपर्टी का गिफ्ट डीड बनाया आपने, किसी रिश्तेदार को दें चाहे नॉन रिश्तेदार को दें, तो पहला तो ये है कि लेने वाला लीगली ऑनर जो है डिक्लेयर हो जाता है, ये भी एक तरह की सेफ्टी है। दूसरा, क्लियर हो जाता है कि वो जो गिफ्ट मिला है रिलेटिव से मिला है या नॉन रिलेटिव से मिला है। आपने कहा कि ये तो रिलेटिव का है भाई, ज्वेलरी सेट, इसमें मैं इनकम क्यों टैक्स क्यों दूं? हम कैसे मानेंगे इनकम टैक्स वाले कि भाई आप ऐसे जो है कैसे भर सकते हैं? तो इनकम टैक्स वाले ऐसे कहेंगे कि ये रिलेटिव का है नॉन रिलेटिव का, कोई तो आपके पास होगा एग्रीमेंट। तो अच्छा है कि आप गिफ्ट डीड बनाकर ही गिफ्ट करें ताकि सामने वाले को कोई दिक्कत ना आए। तीसरा होता है क्लबिंग। क्लबिंग ये कहती है, इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत एक क्लबिंग सिस्टम है, जिसमें ये कहा जाता है कि कई बार क्या होता है, इनकम टैक्स की चोरी के लिए लोग एसेट का ट्रांसफर किए बगैर इनकम का ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये कहते हैं कि जिसने इनकम ट्रांसफर करी उसी की इनकम मानी जाएगी, जिसको इनकम ट्रांसफर कर दी गई उसकी इनकम ना मान के जिसने ट्रांसफर की उसी की इनकम में वो इनकम जोड़ो, क्योंकि उसने एसेट का ट्रांसफर किया नहीं है। मान लीजिए कोई शेयर्स या डिबेंचर्स जिन पे डिविडेंड्स मिल रहे हैं, आप किसी को गिफ्ट करते हैं और बिना गिफ्ट डीड के, बिना उन एग्रीमेंट्स के, या फिर कोई और चीज़ आप किसी को फ्लैट गिफ्ट कर रहे हैं या कोई और चीज़ जिससे आप अर्निंग कर रहे हैं, वो आप किसी को गिफ्ट करते हैं विदाउट गिफ्ट डीड। तो वो जो अर्निंग हो रही है वो गिफ्ट भी पर्सन ले रहा है, उससे जो अर्निंग है वो भी उस पर्सन को रिसीव हो रही है, लेकिन इनकम टैक्स आपको पे करना पड़ेगा। तो इसलिए अच्छा है कि गिफ्ट डीड बनाकर ही आप अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कीजिए, अदरवाइज इस तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। तो दैट वाज द गिफ्ट एंड रिलेटेड गिफ्ट जो है टैक्सेबल और नॉट टैक्सेबल कंप्लायंस अंडर इनकम टैक्स एक्ट। आई होप यू ऑल लाइक दिस. If you like this video, then subscribe too. Thank you.